स्वागत है दोस्तों मेरे इस YouTube चैनल स्टडी स्मार्टर में दोस्तों। और दोस्तों हम देख रहे थे भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो उसी कड़ी में हम देख रहे थे कि भारत में पुर्तगाल कंपनी का आगमन कैसे हुआ। तो दोस्तों वास्को डिगामा 1498 में भारत आया। कहाँ आया दोस्तों? भारत। आपसे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है कि यदि वास्को डिगामा भारत आया तो वह किस जहाज से आया। तो ये जहाज का नाम था गैब्रियल। क्या मेरे मित्रों? गैब्रियल। तो ये तो वही बात हुई कि हम कहीं गए और वो पूछ रहे हैं कि आप किस कंपनी के चप्पल पहन कर आए। तो इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री खास करके दोस्तों बड़े एग्जाम का लेवल, क्वेश्चन का स्तर इस तरह का हो गया है। तो कौन है दोस्तों? किस जहाज से आए? तो गैब्रियल जहाज से वास्को डिगामा भारत में आए सन 1498 ईस्वी में। अब पूछेगा कि जहाज चलाने वाला कौन था, यानी कि पायलट कौन था? तो उसका नाम था दोस्तों पेरो द अलेक्जेंडर। पेरो द अलेक्जेंडर कौन है दोस्तों? पेरो द अलेक्जेंडर है जो वास्को डिगामा के जहाज को चलाकर भारत में लाया। और जो पेरो द अलेक्जेंडर है दोस्तों, आप सुने होंगे, उसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। ये है प्यारा भारत दोस्तों। और बार्थोलोम्यू डियाज, और यह अफ्रीका तक, आपको याद होगा, नहीं याद है तो मैं फिर से बता देता हूँ। 1486 ईस्वी में पेरो द अलेक्जेंडर पहले बार्थोलोम्यू डियाज को केप ऑफ गुड होप पे पहले से ही ला चुके थे। कहाँ दोस्तों? केप ऑफ गुड होप, जिसे आशा अंतरिक्ष भी कहते हैं, जो कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका में स्थित है। वहाँ जो पेरो द अलेक्जेंडर हैं, यह बार्थोलोम्यू डियाज के भी पायलट रह चुके थे। तो मतलब इसके पास एक्सपीरियंस था अफ्रीका तक आने का। इसी कारण वास्को डिगामा ने इनको सेलेक्ट किया और यह वास्को डिगामा को भारत तक ले आए मेरे मित्रों। तो पायलट कौन थे? पेरो द अलेक्जेंडर। और यह वास्को डिगामा को भी ले आए। और 1486 ईस्वी में किसको लाए थे? तो बार्थोलोम्यू डियाज को लाए थे। दोस्तों बात करें तो वास्को डिगामा के बारे में बात किए थे कि दूसरी बार यह 1502 ईस्वी में आए, तीसरी बार 1524 ईस्वी में आए, और आए तो वहीं केरल के, कहाँ दोस्तों? केरल के कोचीन में इनकी मृत्यु हो गई 1524 ईस्वी में। अब 1524 ईस्वी में जब यह आए थे तो वायसराय के पद पर नियुक्त होकर भारत आए थे मेरे मित्रों। अब उसके बाद बात करें दोस्तों तो यह एक व्यक्ति की सहायता से, जिनका नाम था अब्दुल मनिक या अब्दुल मजीद की सहायता से यह आए थे। कहाँ दोस्तों? केरल के कालीकट तट पे अब्दुल मजीद। तो अब्दुल मजीद की सहायता से जब यह केरल के कालीकट पे आए थे, तो वहाँ इनकी स्वागत किसने किया था दोस्तों? तो जमोरिन। अब दोस्तों आप सोच रहे हैं कि जमोरिन एक ऐसा नाम है। दोस्तों जमोरिन यह नाम नहीं है, बल्कि जमोरिन एक उपाधि है। क्या है दोस्तों? उपाधि। जमोरिन एक उपाधि है। तो वास्को डिगामा का स्वागत करने वाले जमोरी उनकी उपाधि थी, और उनका नाम था सामोरी। क्या मेरे मित्रों? सामोरी। तो वास्को डिगामा का स्वागत कालीकट के तट पे किसने किया था? तो सामोरी ने, जिनकी उपाधि क्या थी दोस्तों? तो जमोरिन की उपाधि थी। उसके बाद बात करें दोस्तों तो 1502 ईस्वी, कब? 1500 या फिर 1500 ईस्वी में भारत आने वाले को दूसरे पुर्तगाली यात्री कौन थे दोस्तों? तो कैब्राल। तो आपको याद रखना है 1500 में कौन आए थे दोस्तों भारत में? तो कैब्राल आए थे। दोस्तों
बात करें तो जब पेरो द अलेक्जेंडर लाए और 1500 में भारत में कैब्राल आए थे दोस्तों। अब जो वास्को डी गामा थे दोस्तों, आपसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि वास्को डी गामा जब पुर्तगाल के लिस्बन से चले तो इनको भारत आने में कितना समय लगा, क्योंकि एग्जाम ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यह समय है 9 माह, 9 महीना का समय लगा किनको, वास्को डी गामा को भारत आने में। जब यह चले दोस्तों कहाँ से, पुर्तगाल के लिस्बन से दोस्तों, तो यह अफ्रीका में यह सबसे पहले वास्को डी गामा पुर्तगाल से चले थे दोस्तों। कब? 8 जुलाई 1497 में दोस्तों। 1497 ईस्वी में वास्को डी गामा चले थे। कहाँ से दोस्तों? तो पुर्तगाल से चले थे। अफ्रीका में 25 दिसंबर 1497 ईस्वी में पहुँचे। कहाँ दोस्तों? अफ्रीका। जहाँ हम बताए थे कि 25 दिसंबर को क्रिसमस डे था, और क्रिसमस डे को ही, क्रिसमस को नताल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। जहाँ 25 दिसंबर को पहुँचे, कहाँ? यह अफ्रीका में। और उसके पहले चले थे कब? 8 जुलाई, मतलब 8 जुलाई 1497 में पुर्तगाल से दोस्तों। और जब यह पहुँचे भारत दोस्तों, तो भारत यह कब पहुँचे दोस्तों? तो 20 मई 1498 दोस्तों केरल के कालीकट तट पे पहुँचे दोस्तों। तो वास्को डी गामा के बारे में आप पूरी तरह से समझ गए हो दोस्तों, उम्मीद करते हैं। और कैब्राल के बारे में बस एक बात याद रखना है कि कैब्राल भारत 1500 ईस्वी में आए थे। कब आए थे भारत कैब्राल? तो 1500 ईस्वी में कैब्राल भारत आया। अब उसके बाद हम देखने वाले हैं अब दोस्तों पुर्तगाली गवर्नर के बारे में। किनके बारे में दोस्तों? तो पुर्तगाली गवर्नर, एक एक करके जो मुख्य गवर्नर हैं दोस्तों उनके बारे में देखने वाले हैं। अब दोस्तों पुर्तगाली गवर्नर तो दोस्तों आपसे सबसे पहले पूछेगा कि नियुक्त होने वाले प्रथम एक गवर्नर थे, नियुक्त होने वाले, जिनका नाम था त्रिस्टाओ द कुन्हा। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के लिए नियुक्त होने वाले प्रथम गवर्नर या वायसराय, कौन थे? तो उनका नाम है त्रिस्टाओ द कुन्हा। तो भारत के लिए नियुक्त होने वाले प्रथम गवर्नर आपसे पूछेगा तो आपको क्या बताना है? तो त्रिस्टाओ द कुन्हा। उसके बाद जो दूसरा गवर्नर है दोस्तों उनका नाम है फ्रांसीसी डी अल्मीडा। अगर पूछेगा दोस्तों कि भारत में सिर्फ नियुक्त होने वाले पुर्तगाली गवर्नर कौन है, तो आपको बताना है त्रिस्ताओ द कुन्हा। लेकिन वह अपना पदभार ग्रहण नहीं कर पाए, मतलब वह सिर्फ नियुक्त हुए। मतलब जैसे आपका एग्जाम के लिए नाम आया और ऐन वक्त पे आपको कुछ हो गया जिससे आप ज्वाइन नहीं कर पाए, तो उसी कारण बस वैसे ही त्रिस्ताओ द कुन्हा का नाम चयनित हुआ, लेकिन वह ज्वाइन नहीं कर पाए, जिसके कारण वह पदभार ग्रहण नहीं किए। इसके कारण भारत का अगर प्रथम गवर्नर आपसे पूछेगा या वायसराय पूछेगा तो उसका नाम है फ्रांसीसी डी अल्मीडा। अब दोस्तों फ्रांसीसी डी अल्मीडा जो है वह 1505 से 9 ईस्वी तक भारत में रहा दोस्तों इसके बारे में कुछ तथ्य है दोस्तों। पहला कि यह नीले जल की नीति अपनाई, हिंद महासागर में नीले जल की नीति अपनाई। कहाँ दोस्तों? तो हिंद महासागर में। तो दोस्तों जो कौन है दोस्तों? फ्रांसीसी डी अल्मीडा है। अपने प्रभाव को जमाने के लिए कि हिंद महासागर में हम ही सर्वोपरि हैं, हमारे आगे कोई भी सत्ता नहीं है, इसको साबित करने के लिए इसने नीले जल की नीति अपनाई कि अगर किसी को भी व्यापार करना है हिंद महासागर में या किसी भी प्रकार की एक्टिविटी करना है तो उसके लिए फ्रांसीसी डी अल्मीडा से परमिशन लेनी होगी दोस्तों। और यह प्रथम वायसराय थे दोस्तों,
प्रथम वायसराय कौन थे दोस्तों? तो फ्रांसीसी डी अल्मीडा, और हिंद महासागर में नीले जल की नीति अपनाई। ये दो बातें आपको याद रखना है दोस्तों। और इन्होंने 1508 ईस्वी में मुस्लिम की संयुक्त सेना को हराया। मुस्लिम की संयुक्त सेना को हराया। दोस्तों आपको पता है कि पुर्तगालों के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे कौन दोस्तों? तो अरब के मुस्लिम। तो उनकी संयुक्त सेना को किसने हराया दोस्तों? तो फ्रांसीसी डी अल्मीडा ने हराया दोस्तों। फ्रांसीसी डी अल्मीडा के बारे में ओवरऑल यही है दोस्तों। अब इसके बाद आप अगले गवर्नर को देखिए जिनका नाम है अल्बुकर्क। क्या दोस्तों? अल्बुकर्क। दूसरा नाम है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क। और यह 1509 से 14 तक रहे भारत। अल्बुकर्क कब से कब तक रहे? पहले फ्रांसीसी डी अल्मीडा के बाद दूसरा अल्बुकर्क, और यह 1509 से 1514 ईस्वी तक भारत में रहे। यह दोस्तों वास्तविक पुर्तगालों का वास्तविक संस्थापक इनको कहा गया दोस्तों। पुर्तगालों का वास्तविक संस्थापक इनको कहा गया दोस्तों। तो अल्बुकर्क, फ्रांसीसी डी अल्मीडा सिर्फ संस्थापक बने और अल्बुकर्क बने फ्रांसीसियों का वास्तविक संस्थापक। मतलब कि इन्होंने सबसे ज़्यादा फ्रांसीसियों के उत्थान में योगदान दिया दोस्तों। इन्होंने दोस्तों सती प्रथा का अंत किया। इन्होंने सती प्रथा का अंत किया दोस्तों। जो अल्बुकर्क थे दोस्तों, जो इनके क्षेत्र अधीनस्थ थे, जैसे कोचीन, गोवा वगैरह था दोस्तों, तो उस क्षेत्र में सती प्रथा पे पूर्णतः बैन लगा दिए दोस्तों कि सती प्रथा इधर नहीं चलेगी, जिसके कारण इन्हें सती प्रथा का अंत किए दोस्तों अपने क्षेत्र में। अब अगर मुख्य पूछेगा कि सती प्रथा का अंत कौन करने वाला है, तो राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहायता से। लेकिन यहाँ देखा जाए तो अपने क्षेत्र में सती प्रथा का अंत करने वाले तो वह है अल्बुकर्क। उसके बाद बात करें तो भारतीय महिला से या भारतीय नारी जो पुर्तगाली गवर्नर जो थे दोस्तों अल्बुकर्क, वह अपने लोगों को ऐसा सलाह दिए कि उन्हें भारतीय नारी से विवाह करना चाहिए, क्योंकि भारतीय अपने दामाद का काफ़ी ज़्यादा इज्जत करते हैं, जिनके कारण अल्बुकर्क ने बताया कि उन्हें अपने लोगों को कि तुम्हें भारतीय महिला से शादी करना चाहिए। अब उसके बाद बात करें दोस्तों तो इन्होंने 1509 में यह शासन बने, और 1510 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1510 ईस्वी में गोवा को कुतुब आदिल शाह से यह दोस्तों जब अल्बुकर्क शासन बने दोस्तों, तो गोवा के शासक एक थे आदिल शाह, और आदिल शाह को इन्होंने हराकर गोवा के क्षेत्र पर अधिकार किया। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में, 1509 में शासक बने और 1510 ईस्वी में आदिल शाह को हराकर गोवा के क्षेत्र पर अधिकार किए दोस्तों। अब उसके बाद बात करें दोस्तों तो इन्हें कहा जाता है दोस्तों, यह कोचीन को मुख्यालय बनाए। मतलब जो पुर्तगाली व्यापार था दोस्तों, उसका मुख्यालय मतलब उसका मुख्य केंद्र, वहाँ का सर्वोपरि कौन था दोस्तों? तो यह कोचीन को मुख्यालय बनाए कौन दोस्तों? अल्बुकर्क। तो अल्बुकर्क के बारे में समझ गए दोस्तों। अल्बुकर्क के बारे में बस इतना ही आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों अगले पुर्तगाली गवर्नर। तो उनका नाम है निन्नो द कुन्हा। और यह 1529 ईस्वी से 1538 ईस्वी तक रहे। अब बीच में दोस्तों गवर्नर आए, उनका कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनका योगदान नहीं रहा। इसी बीच में आप देखे होंगे कि 1524 ईस्वी में
कौन आए थे दोस्तों? वास्को डिगामा आए थे, जो जिनकी मृत्यु हो गई थी। तो निन्नो दी कुन्हा 1529 से 1538 29 में शासन बने दोस्तों, और 1530 ईस्वी में गोवा को मुख्यालय बनाए। गोवा को मुख्यालय बनाए। गोवा को मुख्यालय कौन बनाए? तो निन्नो द कुन्हा शासक बने, और सिर्फ 1 वर्ष के बाद ही गोवा को अपना मुख्यालय बना दिए कि हमारे लिए गोवा सबसे ज़्यादा उन्नत है। अब दोस्तों इसके बाद बात करें तो इनकी जो नीति थी दोस्तों, यह गुजरात के एक शासक थे जिनका नाम था बहादुर शाह। गुजरात के शासक थे बहादुर शाह, और एक तुर्की के शासक थे। सुलेमान। तुर्की के शासक सुलेमान के सेनापति रूमी खां। दोस्तों जब अपने क्षेत्रों का विस्तार करने लगे कौन दोस्तों? निन्नो द कुन्हा, तो बहादुर शाह जो गुजरात के शासक थे वह तुर्की के राजा जिन सुलेमान थे उनसे मदद मांगे कि इसको खदेड़ा जाए और इसको भगाया जाए ताकि क्षेत्रों पे और ज़्यादा कब्जा न कर पाए। तो रूमी खां ने अपने सेनापति को जहाज से भेजा, जिनका नाम था क्या दोस्तों? तो रूमी खां को जब भेजे दोस्तों, तो निन्नो द कुन्हा वीरता पूर्वक लड़े और इनकी संयुक्त सेना को हरा दिए दोस्तों। और इसी कारण दोस्तों निन्नो द कुन्हा दमन, दीव, बेसिन, मुंबई, हुगली और चटगांव में दोस्तों व्यापारिक कोठी स्थापित किए। कौन दोस्तों? निन्नो द कुन्हा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि निन्नो द कुन्हा का योगदान कितना ज़्यादा भारत में रहा विस्तार में। दमन, दीव, मुंबई, इन क्षेत्रों में, हुगली, चटगांव में इन्होंने व्यापारिक कोठी की स्थापना की। कौन दोस्तों? तो निन्नो द कुन्हा। तो आप समझ गए हो दोस्तों निन्नो द कुन्हा के बारे में दोस्तों। अब उसके बाद बात करें दोस्तों, तो जब आप वास्को डिगामा के नाम सुने होंगे कि वास्को डिगामा 1524 ईस्वी में मर गए, तो उसका ही एक बेटा था दोस्तों जिसका नाम था एस्टाडो द गामा। 1540 से 42। तो दोस्तों एस्टाडो द गामा था जो वास्को डिगामा का पुत्र था। कौन दोस्तों? वास्को डिगामा का पुत्र था एस्टाडो द गामा, जो कि गवर्नर बन के आया 1540 से 42 ईस्वी में दोस्तों। चूंकि दोस्तों यह वास्को डिगामा का पुत्र था, जिसके कारण दोस्तों इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वास्को डिगामा का पुत्र गवर्नर बनकर कब आया भारत में? तो वह है 1540 ईस्वी या 1542 ईस्वी में दोस्तों। उसके बाद बात करें कि भारत के आज़ादी के समय, क्योंकि पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में तो भारत आए, लेकिन सबसे अंतिम 1961 ईस्वी में भारत से गए। तो 1947 में भारत के गवर्नर कौन थे? तो 1947 में दोस्तों यानी कि भारत के आज़ादी के समय पुर्तगालों का गवर्नर कौन थे? और एक है दोस्तों 1961, मतलब पुर्तगालों का अंतिम गवर्नर कौन थे दोस्तों? पुर्तगालों का अंतिम गवर्नर कौन थे दोस्तों? तो दोस्तों पुर्तगालियों का जो भारत के आज़ादी के समय गवर्नर कौन थे दोस्तों? तो इनका नाम था दोस्तों जोस अल्वेस फरेरा। आपको ऐसे इसको रिलेट करके याद करना है दोस्तों कि भारत के आज़ादी के समय भारत वाले इतने जोश में थे कि विदेशियों को फरार होना पड़ा, यानी कि फरेरा
क्या दोस्तों, तो अब भारत की आज़ादी के समय पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो जोस अल्वेस फरेरा। तो आपको कैसे रिलेट करना है कि भारतवासी आज़ादी के लिए इतना जोश में थे कि विदेशियों को फरार होना पड़ा। और 1961 में अंतिम गवर्नर कौन थे दोस्तों? अंतिम गवर्नर तो इनका नाम था मैनुअल एंटोनियो ई सिल्वा। तो दोस्तों अब आपको याद रखना है कि 1961 ईस्वी में पुर्तगाली अंतिम गवर्नर जो भारत में थे उनका नाम था मैनुअल एंटोनियो ई सिल्वा। तो दोस्तों आप उम्मीद करते हैं कि आप पुर्तगाली गवर्नर और पुर्तगाली समाज कुल मिला के ख़त्म हुआ दोस्तों। इस पर एक लेक्चर और होगा जिसमें हम पुर्तगाली का व्यापारिक कोठियों के बारे में वर्णन करेंगे और उनकी व्यापारिक कोठी उनके हाथों से कैसे चली गई, आखिर उनकी व्यापारिक कोठी को किसने छीना दोस्तों। तो अगले क्लास में उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।